तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो फिजिक्स चल रहा था चैप्टर 1 उसका अगला पार्ट है जिसमें हम अपवर्तनांक के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक, तो आज की इस लेक्चर में हम जानेंगे कि प्रकाश की किरणें अभिलंब से कब दूर हटती है, अभिलंब से कब दूर जाती है, ठीक, और अभिलंब के पास कब आती है। ठीक, तो कल जो हमने पढ़ा था उसका एक बार देख लेते हैं। एक पैटर्न जो पकड़ा था और N12 लिखा हो ऐसे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे N1 अपॉन अपवर्तनांक करो। ठीक, अगर माध्यमिक का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष लिखा हो तो हम अपवर्तनांक 1/अपवर्तनांक 2 लिख सकते थे। और इसको चाल के रूप में लिखना चाहें तो हम इसको V2 अपॉन V1 लिख देते हैं। ठीक, पिछले लेक्चर में हम इस वाले पार्ट को हमने कवर किया था। पूरे पिछले लेक्चर में हमने इसी पार्ट को कवर किया था। और एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया, अगर केवल N1 दिया हो तो मैंने बताया था कि C अपॉन V1 होता है। ठीक, लेकिन ये नहीं बताया था कि अगर केवल निर्वात के सापेक्ष अगर इसका अपवर्तनांक किया होता है तो इसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, मतलब कि अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष होता है तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे E का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष था, ठीक, तो इसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। हम इसे N1 को N1 इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कह सकते हैं। ठीक, इसे निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कह सकते हैं। ठीक, तो आज के हम इस टॉपिक में आज के इस लेक्चर पे आते हैं। ठीक, यहाँ पर दिया N1 अपॉन N2। अगर इसी प्रकाश की चाल जिसमें ज़्यादा होती है वो विरल होता है। ठीक, मतलब कि यहाँ पर एक टॉपिक आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा कि प्रकाश की चाल अगर ज़्यादा हो, प्रकाश की चाल अगर ज़्यादा है तो वह विरल हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसकी चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, लेकिन अन्य की प्रकाश की चाल कम होती है। ठीक, और यदि इसकी प्रकाश की चाल कम होगी तो ये विरल माध्यम होगा, विरल होगा। ठीक, विरल में प्रकाश की चाल कम होती है और उल्टा बोल दिया, सघन में प्रकाश की चाल कम होती है। ठीक, सघन में प्रकाश की चाल कम होती है और विरल में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को, मतलब कि प्रकाश की चाल क्या होगी, V2। ठीक, ये मैंने पॉइंट एक बता दिया। अब इसको एज्यूम करते हैं इस पैटर्न को। यहाँ पर देखें, अगर N1 ज़्यादा होगा अगर N2 से तो क्या यहाँ पर दर्शाता है। ठीक, इसके बारे में देखते हैं तभी हम इजीली समझ जाएंगे। N1 N2 से अगर ज़्यादा होगा तो ये दर्शाता है N1 मतलब ज़्यादा है, इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। क्लियर, इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक ज़्यादा। ठीक, अब यहाँ पर एक और चीज़ बताता हूँ इसमें, जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कम होता है, ज़्यादा होता है, वह सघन माध्यम होता है। अगर निरपेक्ष अपवर्तनांक ज़्यादा हो तो सघन, और निरपेक्ष अपवर्तनांक अगर कम हो, ठीक, कम हो तो विरल हो जाएगा। यहाँ से इसको एज्यूम कर लेते हैं, ये पता चल जाएगा इस टॉपिक से। ठीक, तो यहाँ पर N1 ग्रेटर दिया है N2 से। ठीक, अगर N1 का मान ले, N1 अगर फॉर्मूला है तो N1 का फॉर्मूला क्या होता है, अगर इसे चाल के रूप में लिखे ये हो जाएगा V2 अपॉन V1, C अपॉन V1 होगा। ठीक, N2 को देखें तो ये होगा C अपॉन V2। क्लियर होगा। यहाँ पर दिया है N1 ज़्यादा है तो ये मतलब ज़्यादा है, तो ये कम होगा। इसके ज़्यादा होने के लिए इसको कम होगा। ये एक दूसरे के विरुद्ध क्रमानुपाती, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर N2 कम दिया है तो ये कम दिया है तो ये ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर चाल ज़्यादा, इसका उल्टा हो जाएगा। जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा है उसका चाल क्या है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर V1 लेस देन V2 हो जाएगा। क्लियर, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है। इसे अगर पहले बता दिया होता तो ये अच्छे से समझ आ गया होता। ठीक,
लेकिन उल्टा बता दिया हूँ। तो पहले मैं इसे अच्छे से समझा देता हूँ, फिर इस टॉपिक पे आऊँगा, दोबारा बताऊँगा, ठीक। यहाँ पर क्या था, मान लेते हैं, माना मैंने अपवर्तनांक ई एक निरपेक्ष अपवर्तनांक एन1 का इसका ज़्यादा है एन2 से, ठीक। तो मैंने इसको व्युत्क्रमानुपाती लिया, इसका फॉर्मूले लिखा, अगर n1 ज़्यादा होगा तो v1 कम होगा, व्युत्क्रमानुपाती। इसी तरह n2 कम हो तो v2 ज़्यादा होगा। तो इस तरह मैंने इसको इस तरह लिख लिया, सिंबल के रूप में लिख लिया, ठीक। अब मैंने यहाँ पर देखा कि प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा विरल माध्यम में होती है और सबसे कम सघन माध्यम में होती है, क्लियर। तो यहाँ पर देखें, प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा विरल माध्यम में होती है, मतलब v2 जो होगा यहाँ पर प्रकाश की चाल ज़्यादा है, ठीक। ये मतलब विरल माध्यम है, ये विरल माध्यम है, ठीक। और तो ये सघन हो जाएगा, जाहिर सी बात। अब इसके बाद देखें, अब अपवर्तनांक के अगर रूप में आए, यहाँ पर दिया है अपवर्तनांक, इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक ज़्यादा है, ठीक। n1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक ज़्यादा है तो ये सघन माध्यम हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है निरपेक्ष अपवर्तनांक ज़्यादा, तो ये सघन हो जाएगा, मतलब ये सघन और ये विरल, ठीक। मतलब इससे हमें एक पैटर्न आता है कि n1 ज़्यादा होगा अगर n2 से, तो n1 जो होगा वह सघन होगा, ठीक। और n2 जो होगा वह विरल होगा, क्लियर। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब इसके बाद हम इस टॉपिक पर आते हैं, ठीक। तो मैंने उसे रफ कर दिया और यहाँ पर ये निकल कर आया जो मैंने बताया अभी कि अगर n1 ज़्यादा होगा n2 से तो ये सघन होगा, n1 सघन होगा, जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कम होगा वह सघन होगा, और जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक ज़्यादा होगा वो सघन होगा, जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कम होगा, ठीक। ये पैटर्न सामने आया, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ लेते हैं, हर किरणें सघन से विरल माध्यम में जाती हैं, ठीक। यहाँ पर सघन से विरल माध्यम में जाती हैं और यहाँ पर किरणें विरल से सघन माध्यम में जाती है, ठीक। और ये मान लेते हैं ये माध्यम एक है और दो, इसे भी एक और दो मान लेते हैं, ठीक। और ये एंगल आई है और ये भी एंगल आई है। अब यहाँ पर श्रेणी का नियम देखते हैं, ठीक। यहाँ पर श्रेणी का नियम देखते हैं। अब चूंकि ये सघन है तो माध्यम भी मानना पड़ेगा, इस माध्यम किसमें जा रहा है, ठीक। इसे मान लेते हैं कांच, इसे वायु, कांच, ठीक, क्लियर। अब यहाँ पर स्नेल का नियम लिखते हैं, साइन आई अपॉन, इसे एंगल ऊपर वाले का एंगल आर और नीचे वाले को एंगल आर मान लेते हैं, अपॉन साइन आर, ठीक। इसको मान लेते हैं, इसको लिख लेते हैं साइन आई अपॉन साइन आर। अब यहाँ पर हमें इसका अपवर्तनांक लिखना होता है, इसके अपवर्तनांक को कैसे लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे n21, क्योंकि ये माध्यम 2 है, ये माध्यम 1 है, तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ पर देखें तो अगर हम इसे क्यों हमने ऐसे लिखा ये भी जान लेते हैं। प्रकाश की किरणें जिस माध्यम में आती हैं उसे पहले लिखते हैं और जहाँ से आती हैं उसे बाद में लिखते हैं। एक बार और, जिस माध्यम में, मतलब इस माध्यम में आई है, माध्यम 2 में दूसरे में आई है, तो उसको पहले लिखेंगे, और जहाँ से आती, मतलब जैसे यहाँ पर कांच से आई हैं और वायु में चली गई हैं, तो मतलब जहाँ से आती हैं उसे बाद में लिखते हैं, क्लियर। अब इसे अपवर्तनांक के रूप में लिखना चाहें तो हम इसे n2 अपन n1 लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया है, ठीक। n12 दिया है तो यहाँ पर n12 लिखा हूँ, यहाँ पर n21 दिया है तो यहाँ पर n2 अपन n1, ठीक। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर किरणें सघन से विरल माध्यम में जा रही हैं, सघन से विरल माध्यम में जा रही हैं। तो सघन से जब विरल माध्यम में जा रही हैं, यहाँ पर जो होगा n1 होगा वो ज़्यादा होगा n2 से। अब ये कि अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में है तो n1 ज़्यादा होगा n2 से, क्लियर।
और अपवर्तनांक भी हमें इसका पता चल गया। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे हम N2 अपॉन, यहाँ पर क्या लिखेंगे N2 अपॉन N1। क्लियर। अब इसके बाद देखें, यहाँ पर N1 जो है वो ज़्यादा है। ठीक, N1 जो है यहाँ पर ज़्यादा है, तो उसके सामने का जो कोड होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर N1 क्या है, N1 ये है, इसके सामने का कोड क्या है, एंगल R है, मतलब एंगल R जो होगा, एंगल R वो ज़्यादा होगा एंगल I से। यही तो होगा, एंगल R अगर ज़्यादा है तो किससे ज़्यादा होगा, एंगल I से ही ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें दो ही एंगल है, एंगल I और R। ठीक, तो एक चीज़ देखते हैं कि कब ये ज़्यादा होगा, जब ये अभिलंब है और ये किरण अगर सीधे आती है तो ये ऐसे चली जाती है, ये ऐसे सीधे। ठीक, लेकिन इसे अपने मार्ग से विचलित होना है। ठीक, अपवर्तन के पश्चात तो यहाँ पर एंगल R, तो जब प्रकाश की किरणें इससे इधर जाएंगी, इधर की तरफ, इधर इससे इधर जाएंगी तो अभिलंब से दूर हटेगा और कोण ज़्यादा बनेगा, और जब इधर से इधर आएंगी, मतलब जब अभिलंब के पास आएंगी तो कोण कम होगा। ठीक, तो इधर एंगल R को ज़्यादा करना पड़ेगा, तो मुझे इसे 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 इधर लेके आऊँगा। ठीक, तो ये बन गया पूरा यहाँ पर एंगल R, मतलब कि ये अभिलंब से दूर हटेगा। ठीक, अभिलंब से दूर हटेगा। क्लियर। अगर सघन से विरल में जाएगा, सघन से विरल में, तो अभिलंब से दूर हटेगा। क्लियर। अब इसके बाद इस टॉपिक को, इसको देखते हैं, जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में आएगी, विरल से सघन माध्यम में। ठीक, तो यहाँ पर विरल क्या है, N2 है, N2। ठीक, और N2 क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा N1 से। क्लियर। तो यहाँ पर N2 जो होगा वह ज़्यादा होगा N1 से। ठीक, मतलब प्रकाश की किरणें जिस माध्यम में आएंगी उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा हमेशा। यहाँ पर देखिए N12 होगा, यहाँ पर N21। क्लियर, आप आपको क्लियर हो रहा होगा। और इसे भी ऐसे ही लिखेंगे N21 इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। यहाँ पर भी लिख देते हैं N2 अपॉन N1। यहाँ पर देखें तो N1 का जो कोण है वह कम है, मतलब N1 यहाँ पर ये है, इसके सामने का कोण भी कम होगा, मतलब एंगल R यहाँ पर कम है। ठीक, एंगल R इस यहाँ पर कम है एंगल I से। ठीक, क्लियर हो गया। यहाँ पर मतलब ये अभिलंब के पास आएगा, यहाँ पर ये अभिलंब के पास आएगा, और ये विचलित नहीं होता तो ऐसे आता, लेकिन ये अभिलंब से दूर हो, विचलित होगा ही। ठीक, तो इसका कोण ये बन गया एंगल R। इसका मतलब अभिलंब के पास आएगा, अभिलंब के पास आएगा। जब विरल से सघन होगा, विरल से सघन। ठीक, तुम ये मैंने यहाँ पर इसको प्रूफ के बारे में भी बता दिया कि कब प्रकाश की किरणें सघन से विरल में जाएंगे और विरल से सघन में कब जाएंगे। ठीक, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा ये डिफिकल्ट टॉपिक लगता है, ठीक उतना, लेकिन है नहीं। इसको जब रिवाइज करेंगे तो ये इजी हो जाता है, 2-3 बार जब हम इसे रफ कॉपी पर ट्राई करेंगे तो ये इजी हो जाएगा। ठीक, लेकिन पहले में से तो पैटर्न को समझना होगा। ठीक, अगर आप पिछले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो इस लेक्चर को आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक, इसलिए आपको पिछले लेक्चर को भी देखना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर मैंने बताया तो कि अपवर्तनांक हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, इसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, और चाल के रूप में इसे जो पहले होता है उसे ऊपर लिखते हैं, जो बाद में होता है उसे नीचे लिखते हैं। ठीक, इस तरह लिखते हैं। और जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल में जाएंगी ये ज़्यादा होगा, N1 ज़्यादा होगा। जब विरल से सघन में जाएंगी, विरल से सघन में जाएंगी तो N2 ज़्यादा होगा। ठीक, ये समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर प्रकाश की किरणें सघन से विरल में जा रही हैं, यहाँ पर मैंने कर दिया N1 को ज़्यादा, और इसके लिखने के पैटर्न को देख लिया कि N21 लिखें, जो जहाँ पर प्रकाश की किरणें आती है उसे पहले लिखते हैं, जो यहाँ से आती हैं
उसे बाद में देखते हैं। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर हमने सॉल्व करके देखा तो यहाँ पर N2/N1 लिख दिया। यहाँ पर देखा तो N1 ज़्यादा था, तो यहाँ पर एंगल इसके सामने का कोण भी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर एंगल IR ज़्यादा होगा। और यहाँ पर इसका ठीक ऑपोजिट था। ठीक, यहाँ पर जितना दिया था इसका ठीक ऑपोजिट था, केवल इसको छोड़कर सब अपोजिट था, इसको छोड़कर। अब ये नहीं कि ये भी अपोजिट कर दें, ये ऊपर कर दे और ये नीचे कर दे। ठीक, ये केवल सेम था, बाकी सब अपोजिट था, इसका अपोजिट ये था। ठीक, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस लेक्चर में केवल याद रखने लायक बात ये है कि अभिलंब से दूर कब हटेगा और अभिलंब के पास कब आएगा। ठीक, जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब के से दूर हटेगा। ठीक, और जब विरल से सघन में जाएगा, विरल से यहाँ पर सघन में जाएगा तो अभिलंब के पास आएगा। ठीक, यहाँ पर एक इसको याद करने का एक ट्रिक भी है। यहाँ पर देखिए, मैंने बताया था कि विरल में प्रकाश की चाल क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक, और प्रकाश की चाल जहाँ पर ज़्यादा होती है वहाँ पर विचलन ज़्यादा होगा, प्रकाश की किरण बहुत तेज़ी से जाएंगी। ठीक, तो प्रकाश की किरणें जहाँ भी ज़्यादा होंगी ना, वहाँ पर उसका अभिलंब से वो हमेशा दूर ही हटेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सघन से विरल में आया था, सघन में वो हमेशा अभिलंब के पास ही रहता है, सघन में हमेशा वो अभिलंब के पास ही रहता है। लेकिन यहाँ पर देखिए विरल में ज़्यादा है, यहाँ पर भी देखें ये विरल में इससे ज़्यादा रहेगा, लेकिन ये सघन में इससे कम होगा। ठीक, लेकिन सघन में हमेशा ये अभिलंब के पास रहता है, ये भी तो अभिलंब है। ठीक, ये भी अभिलंब है, तो ये यहाँ पर इसके पास है, लेकिन ये यहाँ पर अभिलंब से दूर हो गया। लेकिन ये याद रख सकते हैं कि सघन में प्रकाश की किरणें हमेशा अभिलंब के पास रहती हैं, विरल में प्रकाश की किरणें हमेशा अभिलंब से दूर रहती हैं। ठीक, तो ये अपने आप याद हो जाएगा और ये पैटर्न को कैच कर लेगा। बट इस टॉपिक में बस इतना ही था। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लेंस के बारे में देखेंगे, उससे कुछ संबंधित परिभाषाएं देखेंगे और एक स्थितियों के बारे में जानेंगे, जो इसकी 3 स्थितियां हैं। जैसे दर्पण में था, उसी तरह हम इसमें भी जानेंगे कि इसकी 3 स्थितियां कौन कौन सी हैं। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।